हाय गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। आज का जो वीडियो हम लोग लेकर आए हैं इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विक्स का जो पोर्शन है आपका, उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं। इन एमसीक्यूज को देखिएगा गाइस, बिकॉज जो अभी प्रीवियस पेपर जो हुए हैं जिसमें आपका सिक्स जो पोर्शन में से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। सो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, जो आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो आने वाले हैं उनमें आपको हेल्प भी करेंगे गाइस। सबसे पहले गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका, तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आ रहा है दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज और अ पार्ट ऑफ। आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ा। अगर हम लोग यहां पर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो अगर जैसे हमारा जो इंडिया है, इंडियन कंट्री में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं, दैट हम कहते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स और द राइट्स जिनसे किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वैसे ही गाइज हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी प्रोवाइडेड है जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। आपको पता ही होगा कि हमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि यहाँ पे कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए मेंशन्ड है। अगर आपके क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए तो पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो किसका पार्ट है गाइस। ऑप्शन ए आपको बता रहा है क्या वो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं, बी ऑप्शन आपको बताया जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी आपसे बताया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट, या डी फंडामेंटल राइट्स। आपने याद रखना है दैट फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। किसमें मेंशन्ड है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे? हम लोग सिंपली यही कहेंगे कि ये किसका पार्ट है? आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना गवर्नमेंट ड्यूटीज है। हाँ, डीपीएसपीज जो है गाइस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की अगर हम बात करें, वो गवर्नमेंट की ड्यूटीज बनती हैं, बट दे आर नॉट एनफोर्सेबल। वो गवर्नमेंट के ऊपर एनफोर्स नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को ये एडवाइजरीज दी जाती हैं, एडवाइस दी जाती है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपको किस तरीके से वेलफेयर करना है लोगों का। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और हर एक सिटीजन को फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करनी है। जैसे कि उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज उनका जो है फॉलो उनको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो लोकल बॉडीज एट द सिटी सेंटर और कॉल्ड। आपने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है, 3 टाइप्स की गवर्नमेंट हमारे इंडिया में बनती है, जिसको हम 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स कहते हैं गाइस। पहली एक गवर्नमेंट आपकी बनती है जो एंटायर इंडिया को रन कर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं या सेंटर गवर्नमेंट कहते हैं। एक गवर्नमेंट बनती है आपके किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर, है ना। स्टेट के अंदर ये कह दीजिए या ऊपर कह दीजिए, उसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और अब जिस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया हुआ है, उसमें हमने पावर को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने की बात की है। ठीक है, ये प्रिंसिपल या ये आइडिया जो है वो गांधी जी ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि हमें वेलफेयर करना है लोगों का, तो वो कैसे होगा, किस प्रोसेस से होगा। तो ये जैसे हमने बात की थी थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की बनाने की, ठीक है ना, उसमें हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटी को फॉर्म करने की बात की थी। अब इसने कहा कि भाई साहब जो आपके सिटी सेंटर हैं उनमें जो गवर्नमेंट बनती है, लोकल गवर्नमेंट, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज तालुका पंचायत, बी इज पालिका, सी इज म्युनिसिपैलिटी और डी इज कॉर्पोरेशन। सो गाइज आपने याद रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं विलेज लेवल पर, तो विलेज लेवल पर बनता है आपका पंचायत जो सिस्टम चलता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन
एंड सिटीज में बनती है आपकी म्युनिसिपैलिटी। इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं किस तरीके से म्युनिसिपैलिटी अपना काम करती है, हु हेड्स द म्युनिसिपैलिटी एंड उसकी जो हायरार्की है वो किस तरीके से बनी हुई है, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हैं वो एक बार वीडियो को गो थ्रू कर लें ताकि उनको हेल्प मिल सकेगी एमसीक्यूज को हल करने की। जिन बच्चों ने वीडियो लेक्चर को पढ़ लिया है उनको यहां पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। सो जो लोकल बॉडी सिटीज में फॉर्म हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी। कहां पर, सिटीज में, और विलेज में हम उसको कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्लियर है गाइस? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको पहले लीग ऑफ नेशन कहा जाता था, जिसकी फॉर्मेशन 1919 एंड 20 के बीच में हुई थी, लेकिन जिस मकसद के लिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था वो फेल हो गया और 1939 से लेकर 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 होती है और 45 में बनता है आपका यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन आप कह दीजिए एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह काम करती है जो तमाम जितने भी मसाइल इस दुनिया में हैं, अलग अलग मसाइल डेवलपमेंट को लेकर, वॉर को रोकने के लिए लेकर एंड और भी बहुत ज्यादा यूनाइटेड नेशन का वर्क रहता है, ठीक है ना। उसके लिए इस यूनाइटेड नेशन को फॉर्म किया गया था। तो इस यूनाइटेड नेशन को जिस दिन को फॉर्म किया गया था उसी दिन इसका डे भी जो है वो सेलिब्रेट होता है। आप कह सकते हो इसका बर्थडे इस दिन जो है वो सेलिब्रेट होगा। योर ऑप्शंस इज 25th of October एवरी ईयर, 26th of January एवरी ईयर, सी 24th of October एवरी ईयर या 15th of August एवरी ईयर। तो यूनाइटेड नेशन डे की अगर मैं बात करूं तो ये हर साल 24 अक्टूबर को जो है यूनाइटेड नेशन डे जो है वो बनाया जाता है गाइस, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, आपने पढ़े भी होते हैं, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा ध्यान में रखकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल असरटेन्स। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या बताने की कोशिश करता है या वो क्या किस बारे में आपको जो है वो बताते हैं। Your options is welfare of entire society, B protection of the entire employed population, welfare of the entire women population, or D protection of the human rights alone. Directive principle of the state policy जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एंड दीज आर द गाइडलाइंस टू आवर गवर्नमेंट, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब आपकी जब इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, उसको जो गाइडलाइंस होती हैं वो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो बताता है कि आप किस तरीके से काम करोगे। आप हमेशा वेलफेयर का काम करोगे, ठीक है ना, वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेलफेयर ऑफ एंटायर सोसाइटी करोगे इन स्फीयर ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर स्पेयर में आप सोसाइटी को डेवलप करने की बात करोगे। लेकिन गाइस एक बात और याद रखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे आपके राइट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके फंडामेंटल राइट्स क्या था, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे कोई छीन लेता है तो आप हाई कोर्ट चले जाते हो, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, या कहीं पर भी जो प्रोविजन मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, आपको वो फॉलो करना ही करना, और कोई भी आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीन नहीं सकता है। सेम जो अगर मैं बात करूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तो ये भी गवर्नमेंट को सिर्फ गाइडलाइंस है और गवर्नमेंट चाहे तो इन पे वर्क कर सकती है, चाहे तो नहीं कर सकती है, उनको कोई इस पे रोकथाम नहीं है। सो दीज डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द कैंडिडेट कैन राइट सेंट्रल एग्जामिनेशन। यहां पर बात हो रही है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितने जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप लैंग्वेजेस हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। अब यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो आपको अगर लैंग्वेजेस याद होंगी तो इजीली आप यहां पर आंसर कर पाओगे। सो ऑप्शन ए इज भोजपुरी, बी इज गुजराती, सी इज हिंदी एंड डी इज कन्नड़।
सो गाइस याद रखिएगा, भोजपुरी जो लैंग्वेज है आपकी, इसको जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया है। रिमेनिंग अगर हम बात करें तो तीनों जो है वो पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सिर्फ भोजपुरी को छोड़कर। क्लियर है गाइस ये वाला क्वेश्चन? ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं लॉजिक वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट इन इंडिया? प्रेसिडेंट अ नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। देखिए दो हेड्स होते हैं हमारे कंट्री में, एक नॉमिनल है और एक रियल है। ठीक है, पेपर में ये भी पूछ सकते हैं दैट हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। तो याद रखना वो प्रेसिडेंट होता है, एंड द रियल हेड ऑफ द स्टेट कंट्री इज प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज लोग उसको इलेक्ट करते हैं, इसलिए जो रियल जो हेड होता है कंट्री का वो प्राइम मिनिस्टर है, एंड नॉमिनल हेड जो है, नाम का हेड जो है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट। ठीक है, सो इंडिया में अगर हम बात करें प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है? योर ऑप्शंस आर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, बी द इलेक्टोरल कॉलेज, C the chief election commissioner, D citizen of the India through a process of called voting। तो याद रखना है गाइस, वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि वोटिंग नहीं होती है, लेकिन इनडायरेक्ट वोटिंग से आपके प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट वोटिंग से नहीं। डायरेक्ट वोटिंग से प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट वोटिंग से आपके प्रेसिडेंट को वोट जो है वो इलेक्ट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? जिसमें हम इंडियन के जो इंडियन पॉपुलेशन है पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्शन में, उसको हम डायरेक्ट कहते हैं, जहां पर नहीं कर रही उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट होता है ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। सो याद रखना इसका ऑप्शन बी बन रहा है, दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, नॉमिनेटेड पर्सन और देयर, जो सब लोग मिलकर इस इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और यही कॉलेज जो है वो इलेक्शन करवाता है प्रेसिडेंट के लिए, एंड प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। ये याद रखना मेरी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े। तो पल्स पोलियो जो है कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाई, कौन सी मिनिस्ट्री? यहां पर पूछा जा रहा है कि पल्स पोलियो जो मिनिस्ट्री है वो कौन सा, सॉरी मिनिस्ट्री कह रहा हूं मैं, पल्स पोलियो जो कैंपेन है उसको कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है? योर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसमें तो सोचने की बात है नहीं, हेल्थ की बात हो रही है। पल्स पोलियो क्यों दिया जाता है बच्चों को, आपको पता है, ताकि बच्चों में पोलियो ना हो, है ना, उनमें जो डेफिशिएंसी को होती है वो ना रहे, हर बच्चा जो है वो हेल्दी रहे, है ना। हेल्दी रहेगा तभी तो एक प्रोडक्टिव जो है बनेगा वो इस देश के लिए। सो ये लॉन्च करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े। तो व्हाट इज द एज टू कंटेस्ट इन इलेक्शन इन इंडिया? इंडिया में अगर आपने कोई भी इलेक्शन लड़ना है तो आपकी एज कितनी होती है? ये नहीं पूछ रहा है कि आप वोटिंग कितनी में दे सकते हो। वोटिंग अगर पूछेगा तो आपको पता है 18 ईयर्स है ना, हर 18 साल के बच्चे को, जब वो 18 साल का हो जाता है उसको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस आर 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 16 ईयर, 25 ईयर्स। तो गाइज याद रखेगा, आपको अगर कभी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना हो तो आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए, तब जाकर आप किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। तो व्हाट इज द पार्टी टिकट? पार्टी टिकट क्या होता है? हमने कहा ना, हम हर बार देखते हैं इलेक्शन, हम कहते हैं उसको पार्टी टिकट मिलेगा, उसको ये होगा, उसको वो होगा ना। तो ये पार्टी टिकट किस बला का नाम है, क्या चीज है ये? ऑप्शंस आर पार्टीज अनाउंसमेंट होती है, पार्टीज की मेल होती है, पार्टीज की नॉमिनेशन होता है, या पार्टी का बिल होता है। सो बेसिकली गाइज ये क्या होता है? पार्टी टिकट होता है। ऑप्शन सी, दैट इज नॉमिनेशन। नॉमिनेट किया जाता है आपको कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये पर्सन जो है वो इलेक्शन लड़ेगा।
फलानी, जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है। टिकट का मतलब है नॉमिनेट करना, कि भाई साहब आप इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे, आप यहां से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इस एरिया से, इस जगह से जो है वो आप इलेक्शन लड़ोगे। सो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टी टिकट। क्लियर है ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का कंसेप्ट जो है वो है, लेकिन कौन से पार्ट में इसके बारे में बताया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में देखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? देख लीजिए एक बार इसको ध्यान से, आपने पढ़ा होगा इसको। सो गाइस, ऑप्शन ए इज 17th, बी 16th, सी 10th, या डी गाइस एक्स आपका जो 15th है। सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कौन से उसमें रखी गई हैं। क्लियर है? ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, इतना सा छोटा सा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है? दैट इज नाम द लॉ व्हिच स्टेट्स दैट द अक्यूज्ड हैज टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट बिफोर 24 आवर्स। अगर आपको इन फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 के बारे में याद होगा, जिसको अब हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके अंडर आपको कुछ रिट्स इशू होने की जो है वो बात की गई है, जिसमें आपका हैबिस कॉर्पस इज देयर, मैंडेमस इज देयर, जुडिशियल लॉ आपका मैंडेमस है, हैबिस कॉर्पस है, सर्शरी है ना, वो सब क्या है? रिट्स है। तो ऐसी किसी रिट्स के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर भाई साहब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी लोकल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, बिकॉज पुलिस हैव जो है कोई अथॉरिटी नहीं है पुलिस के पास कि वो अक्यूज्ड को जो है वो गिल्टी साबित करे और उसको सजा दे। सजा देना जो है वो जुडिशरी का काम है, इसीलिए उनको लोकल मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है। और अगर कोई पर्सन ऐसा, अगर पुलिस ऐसा ना करे तो आप क्या करोगे? उस कौन सी रिट उस टाइम इशू होगी? योर ऑप्शंस इज जुडिशियल लॉ, बी हैबिस कॉर्पस, सी मैंडेमस, डी प्रिजन्स लॉ। सो गाइस याद रखिएगा, ये होता है हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस के अंदर क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया है एंड पुलिस आपको अरेस्ट करती है, पुलिस आपको सजा नहीं दे सकती है, पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि क्या मैटर है, एंड देन आपको वो किसी भी 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी लोकल मैजिस्ट्रेट के सामने आपको उनको प्रेजेंट करना होता है। अगर ऐसा ना हो तो आपके द्वारा उनके खिलाफ जो रिट कोर्ट में लगाई जाएगी, वी कॉल्ड इट हैबिस कॉर्पस। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पीपल्स कलेक्टिव व्यू ऑन गवर्नमेंट मैटर इज कॉल्ड। लोगों का जो मिला जुला, जो मिलकर जो व्यू बनता है गवर्नमेंट के प्रति, उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक वॉइस, पब्लिक पोल, पब्लिक ओपिनियन या पीपल्स व्यू। सो गाइस याद रखेगा, इसको हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन। मतलब लोगों का ओपिनियन क्या है, ठीक है ना, सब लोग क्या सोचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक ओपिनियन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज? अगर हम बात करें आपके लोकल बॉडीज की, लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटी की अगर हम बात करें, उसके अंदर वुमेन्स को कितनी रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई है? ऑप्शन ए इज 50%, बी इज 33%, सी इज 45% एंड डी इज 20%। सो गाइस याद रखिएगा, इसमें है 50%। लोकल बॉडीज में वुमेन एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट चल रहा है, उसमें वुमेन्स काफी लंबे समय से ना, इसकी पीछे की अगर हम स्टोरी देखें तो कुछ यूं है कि वुमेन्स को अगर आप एनिशियंट टाइम से देख लो तो काफी इंफीरियर समझा जाता था, एंड अगर आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़ो तो वुमेन्स को एक लंबी स्ट्रगल लड़नी पड़ी है अपने आप को ये प्रूफ करने के लिए दैट दे आर ऑल्सो एक्टिव सिटीजन। इनको यूरोपियन हिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर इनको पैसिव सिटीजन में रखा जाता था, मींस इनका डिसीजन मेकिंग में कोई योगदान नहीं है, कोई इनका रोल नहीं है।
लेकिन वुमेन्स ने खुद को प्रूव किया है। आज भी देख लो आप, हमारे इंडिया में भी देख लो तो आजकल जैसे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम चल रही है। वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम जो है आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये किस लिए? ताकि वुमेन्स को भी इक्वल समझा जाए मेल्स के, है ना, जितने मेल जितना इंपॉर्टेंट है उतनी ही फीमेल भी इंपॉर्टेंट है। एंड डिसीजन मेकिंग में ये लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप की अपनी पार्टिसिपेशन शो करें, वुमेन्स की भी एम्पावरमेंट हो। उसके चलते ही ये रिजर्वेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया था। और 50% जो है रिजर्वेशन वुमेन्स को दी जाती है, कहां पर? लोकल बॉडीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वन ऑफ द चैलेंज टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पता ही आपको क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअली, है ना। जैसे मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं। मीन्स लोगों को किस तरीके का रूलर या राजा चाहिए वो लोग डिसाइड करते हैं, उस प्रोसेस को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज डेमोक्रेसी के लिए क्या है? ऑप्शन ए इज चैलेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, चैलेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबंडेंट रिसोर्स, सी चैलेंज ऑफ इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वेजेस, डेमोक्रेसी अक्रॉस रीजन, या चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कल्चर एक्सेट्रा। सो गाइस, सबसे बड़ा जो रीजन आपके डेमोक्रेसी के लिए है इन 4 ऑप्शंस में से, वो है गाइस आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जो हमारे इंडिया में चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कल्चर, है ना, एक्सेट्रा। हमारे आप देखते हो कि इंडिया में कल्चर्स किस तरीके से हैं, लोगों के कल्चर्स, एंड आप कह सकते हो लोग डिवाइड हैं इस बेस पर एक दूसरे से। अब लोगों का ओपिनियन एक जैसा होना चाहिए, लेकिन लोग डिवाइड होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, क्लास के बेस पर, कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, है ना। तो इन सब चीज़, ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे क्या होता है? अब डेमोक्रेसी में क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक का जो पोल है वो मैटर करता है कि वो किस तरफ वोट देंगे और कौन इलेक्ट होगा। लेकिन अगर वो लोग ही डिवाइड हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। तो दिस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपने इलेक्शन, अब आप लोग भी काफी जो है अडल्ट सिटीजन्स में आते हो, एंड आप लोगों ने भी ईवीएम देखी होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उस मशीन के ऊपर आप क्या देखते हो? ऑप्शन ए कैंडिडेट्स नाम एंड एज, कैंडिडेट्स नाम एंड सिंबल, कैंडिडेट्स नाम्स एंड वोटिंग नाम, एंड कैंडिडेट्स नाम्स एंड पार्टी। सो गाइस, यहां पर होता है आपका क्या? कैंडिडेट का नाम। ठीक है, बताइए 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैंडिडेट के नाम और सिंबल उसके ऊपर मेंशन होता है। देखा ना, किसी को झाड़ू, किसी को सिलेंडर, किसी को क्या, लोकल बॉडीज में भी देख लो आप, जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वहां पर भी सिंबल मेंशन होते हैं उनको। एंड अगर हम बात करें इंटरनेशनल कह रहा हूं, नेशनल लेवल पर, तो आपको पार्टी सिंबल जो है वो मेंशन किए जाते हैं। क्लियर है ये वाला आपका? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। पहली स्टेट जिसमें आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये तो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। तो गाइज मैं इसको ऑप्शन बगैर डिस्कस किए ही आपको बता दूं कि राजस्थान जो है वो पहली स्टेट थी जहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। आप मुझे बताएंगे कि किस कमेटी के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंडिया में रिकॉग्नाइजेशन मिली थी, कि भाई इंडिया में पंचायती राज, किस कमेटी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की थी। इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको पूछ रहा हूं उसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस द पंचायती राज। इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल्स हैं उनमें से जो है डिफाइन करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। योर ऑप्शंस इज 443 है, 443 ही है, लेकिन कौन सा है? 443O, 443A, 443G, 443 I। सो गाइज याद रखिएगा 443G जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो डिफाइन करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। चलिए 18th को देखें तो पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स, जो हमारे इंडिया में पंचायती राज है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अभी आपको पता चलेगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पार्टिसिपेशन ऑफ पावर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, या ऑल ऑफ द अबो। सो गाइज बेसिकली ये क्या है? ऑल ऑफ द अबो है, याद रखिएगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी है,
पावर को बांटना है ना, सेंटर देन स्टेट एंड देन विलेज लेवल, ये है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सबके पास पावर नहीं, इसके पास अपनी पावर है, इसके पास अपनी पावर है, इसके पास अपनी पावर है। ये फर्दर कुछ डिसीजन ले सकता है, ये कुछ डिसीजन ले सकता है, ये कुछ डिसीजन ले सकता है। एंड अगर हम पार्टिसिपेशन ऑफ पावर भी है, बिल्कुल सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लोकल लेवल पर भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेट लेवल पर भी और यूनियन लेवल पर भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट बिल्कुल है, हर कोई जो है वो अपने अपने वे में काम कर रहा है। किस लिए काम कर रहा है? यूनियन गवर्नमेंट किस लिए काम कर रही है? देश के डेवलपमेंट के लिए। स्टेट किस लिए काम कर रही है? स्टेट लेवल डेवलपमेंट के लिए। एंड लोकल डेवलपमेंट के लिए क्या है? लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है, तो डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी यहां पर है। सो ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस इंडियन स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? योर ऑप्शंस इज असम, त्रिपुरा, केरला, नागालैंड। सो गाइज याद रखिएगा, नागालैंड, मेघालय एंड जो आपकी तीसरी स्टेट है दैट इज मिजोरम। याद रखिएगा, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, इन तीन स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, याद रखिएगा, हो सकता है यहां नागालैंड की जगह मेघालय लिखा हो या मिजोरम लिखा हो। सो तीन स्टेट्स हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। एंड अगर आपको यूटी के बारे में पूछे तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। ये चार ऐसी जगहें हैं जहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। बाकी रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं उनमें ये है, बस यहां मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में नहीं है। और अगर आपको यूटी का पूछे तो दिल्ली में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। अ कमेटी अपॉइंटेड इन 1977, 1977 में एक कमेटी को अपॉइंट किया गया टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ पंचायती राज वॉज चेयर्ड बाय, कि पंचायती राज किस तरीके से काम कर रहा है उसके लिए एक कमेटी अपॉइंट की गई थी 77 में। तो बताइए उसको कमेटी के जो हेड थे उनका क्या नाम था? ऑप्शंस आर बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, सी KN कटजू, या गाइस जगजीवन राम। सो गाइस याद रखेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज अशोक मेहता कमेटी को जो है वो ये काम दिया था कि भाई साहब आप जाइए और देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से काम किया जा रहा था, किस तरीके से वो काम कर रही है। और अगर इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देखा जाए, फॉर्म किया गया था इस कमेटी के द्वारा, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है वो बात की गई थी। ठीक है ना? तो इस तरीके से इंटरलिंक करते रहो चीजों को। अगर यहाँ चार ऑप्शंस दिए हैं, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जाइए और इन चारों कमेटीज के बारे में एक बार पढ़ लीजिए, आपको सब चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया था। एंड आई होप गाइस के आपको जो है वो इन क्वेश्चंस में जो है आपके स्कोर जो है वो क्या रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ये भी बता दीजिएगा। ठीक है? और अगर जिन बच्चों को नहीं लग रहा है कि वो नहीं, उनको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, कोई बात नहीं है, आप चीज़ों को पढ़िए, आप वीडियोस लेक्चर्स को जाकर एक बार देख लीजिए, आपको जो है फिर चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ आ जाएगी। अभी भी बहुत टाइम है गाइज, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपके डे टू डे लाइफ से डील करने वाली चीज़ें हैं और आपको जो है आपके नॉलेज में ये काफ़ी एनहेंसमेंट जो है वो करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज। नेक्स्ट एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइज।